मोदी के नामांकन के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान ने एक सुनामी का रूप ले लिया। जिस तरह से उनका भव्य रोड शो हुआ और एनडीए के बड़े बड़े नेताओं का वहां जमावड़ा लगा, उसके बाद खासकर पूर्वांचल में तो भाजपा की स्थिति खासी मजबूत हो गई है। जहां अन्य नेता वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देते हैं, हमने देखा कि कैसे पीएम मोदी नामांकन दाखिल करने के समय अपने प्रस्तावकों के साथ खड़े रहे और तभी बैठे जब जिला निर्वाचन अधिकारी यानी ईडी ने उन्हें बैठने के लिए इशारा किया। प्रधानमंत्री ने नॉमिनेशन से पहले काशी के कोतवाल काल भैरव से अनुमति ली। उससे पहले जो रोड शो हुआ उसमें 5 लाख से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे। वाराणसी की संस्कृति ने ही पीएम मोदी को अपना लिया। 2014 में वो यहाँ से 3,71,000 वोटों से जीते। वहीं 2019 में उनकी जीत का आंकड़ा 4,80,000 के पार हो गया था, लगभग करीब था इसके। गंगा सप्तमी के अवसर पर पुष्य नक्षत्र में पीएम मोदी ने नामांकन किया। पुष्य शब्द का अर्थ ही है मंगलमय एवं पोषक। 27 नक्षत्रों में ये पुष्य जो है आपका 8वां आता है। इसी नक्षत्र में श्री राम अयोध्या लौटे। भरत का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। इसी तरह भगवान परशुराम के पिता यानी ऋषि जमदाग्नि का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। इसी तरह गंगा सप्तमी का भी अपना एक महत्व है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को हम माँ गंगा के जन्मोत्सव के दिन के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी के कमंडल से माँ गंगा का जन्म हुआ था। इसके बाद वो 32 दिनों तक महादेव की जटाओं में घूमती रही और फिर पृथ्वी पर उनका प्राकट्य हुआ। यही कारण है कि वैशाख के अगले महीने ज्येष्ठ में हम ये गंगा दशहरा मनाते हैं। सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हर हिसाब से वाराणसी में उनका ये नामांकन शुभ रहा, सफल रहा। उत्तर पूर्व और महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत तक के नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, उनका उत्साहवर्धन किया। और आप उनके प्रस्तावकों पर जरा नज़र डालिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से भारत के सामाजिक ताने बाने का सम्मान करते हुए हिंदू एकता पर मोदी बल देते हैं। नामांकन के दौरान उनके बगल में जो बैठे हुए थे आपने देखा, उनका नाम है पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ वही है जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न सिर्फ मुहूर्त निकाला था, बल्कि वो समारोह में मुख्य पुजारी भी थे। उनके पिता राजेश्वर शास्त्री भी बहुत बड़े विद्वान थे। उनके भाई पंडित विश्वेश्वर शास्त्री भी सम्मानित विद्वान हैं। गणेश्वर शास्त्री वाराणसी स्थित सांगवेद विद्यालय के प्रमुख हैं। ज्योतिष, आयुर्वेद, कर्मकांड इन सब के वो विशेषज्ञ हैं। उनका परिवार दक्षिण भारत से आकर काशी के राम घाट में बसा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरह बैजनाथ पटेल को अपना प्रस्तावक बनाया। वो कौन है? वो जनसंघ के जमाने से ही आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और रोहनिया सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के निवासी। वो 1976 में जनसंघ से जुड़े थे, यानी 48 वर्षों से वो जमीन पर काम कर रहे हैं। वो हरसोस गांव के प्रधान रह चुके हैं। बैजनाथ पटेल का स्पष्ट कहना है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज के सच्चे शुभचिंतक हैं। वो भी कल्याण सिंह की तरह सामने वाले का मेरिट देखते हैं, बांटने की राजनीति नहीं करते। ये ओबीसी शख्स का कहना है। इसी तरह कपड़े की दुकान चलाने वाले लालचंद कुशवाहा भी पीएम मोदी के प्रस्तावक हैं। कैंट विधानसभा क्षेत्र के सेवापुरी गांव के निवासी 65 वर्षीय लालचंद कुशवाहा वाराणसी में भाजपा के जोनल प्रभारी भी हैं, यानी एक ब्राह्मण, 2 ओबीसी और उनके अलावा एक दलित संजय सोनकर मोदी के चौथे प्रस्तावक रहे। अब संजय सोनकर कौन है? वो करीब 14 वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए हैं। इन लोगों के मुकाबले अपेक्षाकृत युवा है। छात्र संघ की राजनीति के दिनों से ही लगभग वो राजनीति में है। दलित संजय सोनकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच्चे मायनों में सबका साथ सबका विकास वाली सोच पर यकीन रखते हैं। आप सोचिए, पीएम मोदी के 4 प्रस्तावकों में उत्तर भारत भी है, दक्षिण भारत भी, 5 दशक पुराना कार्यकर्ता भी है, 14 साल पुराना कार्यकर्ता भी, ब्राह्मण भी है, ओबीसी भी और दलित। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने डोम राजा को अपना प्रस्तावक बनाया था। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएचयू के संस्थापक पंडित महामना मदन मोहन मालवीय के पोते और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज गिरिधर मालवीय उनके प्रस्तावकों में। 2014 में डोम राजा के अलावा अन्य प्रस्तावकों में कौन थे? तो बीएचयू की महिला महाविद्यालय की प्रधानाध्यापिका रही अन्नपूर्णा शुक्ला,
भाजपा की स्थापना के समय से इसके कार्यकर्ता रहे सुभाष गुप्ता और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर रामशंकर पटेल। इसी तरह 2019 में मानवीय के अलावा लोकप्रिय शास्त्रीय गायक चंदूलाल मिश्रा, मल्लाह समाज से वीरभद्र निषाद और बुनकर समुदाय के अशोक कुमार शामिल थे। सोचिए, भाजपा के माइक्रो मैनेजमेंट का लेवल, और विरोधी कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। अगर आप नरेंद्र मोदी को खुलकर वाराणसी में चुनाव प्रचार करते हुए देख रहे हैं तो एक चीज याद रखिए कि समय हमेशा एक सा नहीं। 2014 में एक समय ऐसा भी आया जब समाजवादी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नरेंद्र मोदी को प्रतिबंधित करने की तमाम कोशिशें, उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे। 8 मई 2014 की बात बताता हूँ। उस दिन 2 जनसभाओं में और फिर गंगा आरती के साथ उन्हें अपना चुनाव प्रचार अभियान खत्म करना था, लेकिन जिला प्रशासन ने न सिर्फ सभा के ये बेनियाबाग में उन्हें जनसभा करने की अनुमति नहीं दी, बल्कि गंगा आरती तक के लिए परमिशन नहीं दिया। भले ही प्रशासन उस समय चुनाव आयोग के अधीन था, अधिकारी अखिलेश यादव और सपाई गुंडों के ही नियंत्रण में थे। प्रांजल यादव उस समय वाराणसी के डीएफ थे, जिन्हें मुलायम परिवार का करीबी भी बताया गया था। जिला प्रशासन ने ये सब सांप्रदायिक तनाव की आशंका वाली कोई खुफिया रिपोर्ट का हवाला देकर ये सब कर दिया। देर रात मोदी के अन्य कार्यक्रमों की इजाज़त तो दी गई, लेकिन पार्टी के पास तब तक समय ही नहीं बचा था तैयारी के लिए। तब अरुण जेटली थे जिन्होंने इस पक्षतापूर्ण रवैये के खिलाफ मोर्चा खोला था, कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। और आज देखिए, एक समय उन्हें काशी में बैन किया गया। आज समय का चक्र ऐसा बदला है कि 10 सालों बाद वही नरेंद्र मोदी है, वही बनारस है, लेकिन दृश्य बदल चुका है। आज वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है, ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो चुकी है, रुद्राक्ष नाम का भव्य कन्वेंशन सेंटर बना है, सारनाथ में पर्यटन के लिए विकास हुआ है, काशी में 10 विद्युत उपकेंद्र खुले हैं, वाराणसी के घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ है, गंगा नदी स्वच्छ हुई है, 1,83,000 लोगों को मुद्रा लोन मिला है, और 74,000 छोटे छोटे उद्योगों से 3,25,000 लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार मेलों के माध्यमों से भी 55,000 लोगों को रोजगार मिला है। हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बना है, मूल डेयरी खुली, बिजली के तार अंडरग्राउंड हुए, रिंग रोड बना, हाईवे का चौड़ीकरण हुआ। और आप देखिए कि आजीविका सखी के तहत 14,000 महिलाओं को कृषि और 12,000 महिलाओं को पशुपालन में एडवांस ट्रेनिंग मिली। काशी तमिल संगम के जरिए 2 क्षेत्रों के लोगों को आपस में जुड़ने का मौका मिला। वाराणसी में G20 से जुड़े आयोजन हुए। 2 वर्षों में 13 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। कैंसर अस्पताल खुला जिससे 74,000 मरीज लाभ उठा चुके हैं। 16 अटल आवासीय विद्यालय खुले, सब में 1,000 छात्र रह सकते हैं। खैर, काशी में 10 साल में हुए काम अगर मैं गिनाने लगूँ तो 1 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा, तो फिर बाद में इस पर विस्तृत रूप से कभी हम बात करेंगे, हो सके तो ग्राउंड पर जाकर भी बात करेंगे। काशी के नायक के बाद अब जरा एक जोकर की भी बात करें। जब राजा गुजरता है तो उस पर भौंकने वाला कुत्ता भी खुद को सौभाग्यशाली समझता है, अपने दोस्त मित्रों को जीवन भर बताता है कि उसके पास एक उपलब्धि हो गई है, उसने आखिर राजा पर भौंका है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर करके पैसे कमाने वाले श्याम रंगीला ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहाँ वो पहुँच तो गया, लेकिन 10 अदद प्रस्ताव तक नहीं मिले उसे। खैर, उसने उधर नॉमिनेशन फाइल किया और इधर विदेशी मीडिया ने उसे अपना बात बांट लिया। इंडिपेंडेंट में खबर छपी कि एक कॉमेडियन लोकतंत्र के लिए मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया है। फिर 2014 में जिन 5,81,000 लोगों ने और 2019 में जिन 6,74,000 लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, वो लोकतंत्र नहीं थे। खैर, घोड़ों की रेस में अब गधे भी दौड़ेंगे, खबर का शीर्षक ये होना चाहिए, वेलकम फिल्म की तरह। उसका नॉमिनेशन रद्द हो गया है, उसने शपथ पत्र नहीं दिया, नॉमिनेशन में काफ़ी कमियां पाई गई। 2022 में आम आदमी पार्टी भी उसने ज्वाइन की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसे किसी लायक नहीं समझा, कोई रोल नहीं दिया। अब देखना है कि वाराणसी में इतना ड्रामा करके उसने जो पैसे कमाए हैं उसका वो क्या करता है। उसने